हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं। उस कहानी को पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते हमें समझ आएगा कि रॉबरी क्या होता है, मतलब लूट क्या होता है। सेक्शन 390 हम कैसे समझेंगे? कहानी के रूप में। ठीक है, हमें नहीं सोचना कि बैराक में क्या लिखा है या हमने कहाँ पे क्या पढ़ा था। हम अक्सर सनसनीखेज खबरें सुनते रहते हैं, तो आज हमें अपना वही दिमाग चलाना है, डिटेक्टिव वाला, सीआईडी वाला, सो डैट हमें रॉबरी समझ आ सके, हमें सेक्शन 390 ऑफ इंडियन पीनल कोड समझ आ सके। हमें इसे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पढ़ना है, लेमन लैंग्वेज में पढ़ना है, एक खबर की तरीके से पढ़ना है। जैसे हम न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ को रीड करते हैं, हम न्यूज़ में न्यूज़ चैनल्स पे केसेस को सुनते हैं कि आज फलानी जगह चोरी हो गई, आज इस जगह पे लूट हो गई। तो क्या होता है ये, चलो शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी आप लोग को, हमेशा की तरह बैरैक्स उठा लीजिए, ईयरप्लग्स ले लीजिए, पेंसिल्स उठा लीजिए, सो डैट हम जब डेफिनेशन वाले एरिया पे आए साथ साथ में हम मार्क कर सकें। बिफोर डैट अभी अपनी नोटबुक्स को बंद कर दीजिए, सिर्फ बैरैक्स को देखिए। सुनिए, अब आपके सामने एक सिचुएशन है। आप एक जगह से जा रहे हैं रोड से, ओके, और एक घर से एक औरत निकली, उसके हाथ में बकेट थी कोई, और वो उस बकेट में कुछ गार्बेज सा था, वो दूसरी साइड पे फेंकने जा रही थी रोड की। सो उस लेडी की गले में जो चैन थी, तो बाइक राइडर्स आए, इंस्टेंटली उन्होंने चैन खींच ली। ये एक सीन था, ठीक है। दूसरी तरफ सीन ये है, मतलब ये समझ लो, ये प्लेस ए की बात करी है हमने, अब हम प्लेस बी की बात करते हैं। प्लेस बी में भी कुछ ऐसा सा ही हुआ। वहाँ पे ये हुआ कि एक लेडी थी, घर से बाहर निकली, वही बकेट थी, उसमें कुछ गार्बेज था, और रोड की दूसरी साइड उन्हें वो फेंकने जाना था। दो बाइक राइडर्स आए, लेकिन अब उन्होंने वही सेम चेन स्नैच करी इस औरत के भी गले से। लेकिन जब उस व्यूमेन ने उस चेन स्नैचर का हाथ पकड़ने की कोशिश करी, तो चेन स्नैचर ने, मतलब जो बाइक पे दो लड़के बैठे थे, उस लड़के ने उस औरत को धक्का दिया और गिरा दिया, बहुत ही स्पीड से धक्का दिया और गिरा दिया। तो केस 1 में क्या था, धक्का नहीं दिया था, चेन स्नैच करी, चेन खींच के गले से ले गए। दूसरे केस में क्या था, चेन खींची, पर वो वीमेन जो थी वो थोड़ी अलर्ट थी, उन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश करी, तुरंत जो चेन स्नैचर था उसने बहुत स्पीड से ग्रेविटी से धक्का दिया और वो औरत वहीं पे ज़मीन पे गिर गई। तो ये दो सिचुएशंस है हमारे पास। जो सिचुएशन 1 थी, जिसमें उस औरत को धक्का नहीं दिया था, सिर्फ चैन खींची थी और बाइक राइडर्स चले गए थे, वो तो कहलाएगा थेफ्ट, मतलब चोरी। सीन 2 में आते हैं। सीन 2 में क्या हुआ था, धक्का दिया था, उस औरत को चोट पहुंची थी, ठीक है, उसे सीरियस इंजरी हुई थी। यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये रॉबरी, डकैती नहीं, रॉबरी कहलाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सीन में हमने थेफ्ट पढ़ा, दूसरे सीन में भी हमें लगा कि यार चोरी ही तो ही है। चोरी के साथ एक चीज़ और ऐड थी, वो क्या ऐड था, हर्ट ऐड था, इंस्टेंट हर्ट था। इंस्टेंटली उन जो बाइक राइडर्स थे, चेन स्नैचर्स थे, उन्होंने उसे बहुत तेज़ी से धक्का दिया कि उसे लग जाए, वो गिर जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस ऐड हो गया। तो ये थेफ्ट से कहाँ चला गया, रॉबरी में चला गया। समझ आया आपको? अच्छा, अब ये तो हमने स्टोरी के फॉर्म में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और एनालिटिकल दिमाग चलाते हैं। तो वो एनालिटिकल दिमाग ये कहता है कि अगर मैं एक इक्वेशन की बात करूँ या इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लूँ, तो थेफ्ट प्लस एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस, ब्रैकेट में क्या हो सकता है, वायलेंस, एग्रावेटेड वायलेंस क्या हो सकता है, इंस्टेंट हर्ट हो सकता है, करेक्ट, फियर टू डेथ हो सकता है, करेक्ट, या इंस्टेंट डेथ हो सकता है, राइट। तो ये होती है हमारी एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस, जहाँ पे हम इंस्टेंटली किसी को हर्ट करें, या उसकी डेथ हो सके इंस्टेंटली, या उसे फियर टू डेथ हो, करेक्ट। तो ये एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस होता है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आगे निकल कर, हाँ जी, तो इक्वेशन क्या आती है हमारी, भूलिएगा नहीं, थेफ्ट प्लस एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस, ब्रैकेट पे क्या आएगा, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ और फियर ऑफ डेथ, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट, करेक्ट। तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, रॉबरी। कब रॉबरी हो जाता है, जब थेफ्ट के साथ एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस हो जाता है। कौन कौन सी एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस थी, वही जो हमने ब्रैकेट में लिखी थी,
तो वो अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हमारा उस समय थेफ्ट नहीं रहेगा, वो रॉबरी कहलाएगा। तो इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए, तो यह हमारी छोटा सा एक कहानी था। अब हम एक बार डेफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि बेयर आर्ट की लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ही नेसेसरी है। आपकी कमांड होनी चाहिए बेयर आर्ट की लैंग्वेज पे, ठीक है। चलिए, बेयर आर्ट से देखिए, अपनी पेंसिल उठा लीजिए। क्या लिखा है? व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट इज रॉबरी इफ, ठीक है, इफ लिखा है यहाँ पे, थेफ्ट रॉबरी होगा अगर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that and voluntarily causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए, सब भूल जाइए अभी। ये बताइए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कौन से सेक्शन में आता है, ये कमेंट में बताइए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डे 1 से हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चल रहा है कि हम जब भी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम साथ में बाकी सेक्शंस को वहाँ साइड पे मार्क करके लिखते हैं, सो दैट बाकी सेक्शंस भी हमारे पक्के हो जाते हैं, राइट। ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हमारा कौन से सेक्शन में आता है। चलिए, अब डेफिनेशन देखते हैं। उसने कहा थेफ्ट रॉबरी तब होगी इफ़, अगर जब हम थेफ्ट कर रहा होगा, वो बंदा कमिट कर रहा होगा, उस दौरान जब वो सामान उठा के लेके जा रहा है या उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहा है और कोई इनकेस बीच में आया और उसने अपनी पूरी इंटेंशन से, पूरी जागरूकता थी उसे, मतलब वो पूरा कॉन्शियस था, उसने पूरी इंटेंशन से, अपनी मर्जी से किसी को इंस्टेंट हर्ट करा या किसी को इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, मतलब रिवॉल्वर दिखा दी, इनकेस चाकू दिखा दी, ये हो गया फियर ऑफ डेथ, ठीक है। या फिर हमने रॉन्गफुली किसी को रिस्ट्रेन करा, मतलब उसे गलत तरीके से रोकने, कैद करने की कोशिश करी, तब तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, थेफ्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रॉबरी। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक घर में चोर गया चोरी करने, वो चोरी कर रहा था, उठा रहा था सामान बड़े आराम से, घर में सब लोग सोए हुए हैं, कोई किसी को होश नहीं है कि घर में कोई आउटसाइडर आया है और वो सामान ले रहा है हमारा। अचानक से एक बंदे की आँख खुली और उसने उठ के देखा, आवाज़ आ रही है, तो देखा तो भाई घर में चोर है। अभी चोर को नहीं पता कि भाई कोई आया है, वो सामान अपना फटाफट बैग में डाल रहा है। अचानक से चोर कॉन्शियस हो गया और उसने देखा कि भाई मेरे पीछे तो बंदा खड़ा है। अब वो जो आदमी था वो फटाफट पुलिस को फ़ोन करने लगा और चोर को वो डंडा लेके अलर्ट हो गया कि भाई तू निकल, फटाफट निकल, वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूँ और सारा सामान यहाँ रखने का, ठीक है। तो अब चोर ने क्या करा, चोर ने सामान नहीं रखा, चोर ने फटाफट इंस्टेंट अपनी पिस्टल निकाली और उस आदमी को दिखाई पॉइंट करके कि अगर आपने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया और अगर पुलिस को इनकेस अगर आपने कॉल करा तो मैं ये पिस्टल चला दूंगा, मतलब मैं आपको इंस्टेंट ऑन द स्पॉट मैं आपको शूट कर दूंगा, करेक्ट। ये हो गया हमारा इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ। क्लियर हुआ आप लोग को? क्या हुआ, चोर चोरी कर रहा था, आदमी की आँख खुली, उसने देखा, वो फटाफट चोर अलर्ट हो गया, उसने चोर को बोला, उस आदमी ने जिसका घर था, मेरा सामान यहाँ रख, मेरी ज्वेलरी, मेरा कैश यहाँ रख और जा, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, या मैं कर ही रहा हूँ पुलिस को फ़ोन। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, उतनी देर में चोर ने क्या बोला, ना आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, ना आप किसको बुलाएंगे, ना आप मुझे रोकेंगे, वरना मैं आपको इसी वक्त ऑन द स्पॉट मैं आपको गोली मार दूंगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, अब उस बंदे की प्रेजेंस में थेफ्ट ने चोरी करी और वो सामान लेके चला गया। ये होता है हमारा थेफ्ट से रॉबरी। क्लियर हुआ ये? ठीक है। आपका इलस्ट्रेशन नंबर ए जो है वो सेम ऐसा ही है, आप उसे रीड करिए। इलस्ट्रेशन ए में क्या लिखा है, चलो देखते हैं। ए होल जेड down and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes without Z consent. Here, A has committed theft and in order to the committing of that theft has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has therefore committed robbery. A ने कैसे रॉबरी करी? A ने Z के कंसेंट के बिना फ्रॉडली कोशिश करी कि मैं उसका पर्स और उसकी ज्वेलरी ले लूँ, बट जब Z को अचानक से अलर्ट हुआ या Z का ध्यान गया तो वो एकदम से उसने कोशिश करी कि बट ऑब्वियस से रोकने की या कुछ कहने की, पर ए ने उसे क्या करा, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर लिया और उसका सारा सामान लेके वो चला गया। सो दैट इज व्हाट रॉबरी। देखो वहाँ पे
रॉबरी में एक ही चीज़ है, मैं बार बार आपको बता, चाहे एक्सटॉर्शन हो चाहे थेफ्ट हो, एग्रावेटेड फॉर्म जब हो जाती है तो वो चीज़ हमारी रॉबरी हो जाती है, क्योंकि रॉबरी का खुद का कोई ओरिजिन नहीं है, खुद का कोई इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। रॉबरी आपकी एक्सटॉर्शन और थेफ्ट का ही एक डेरिवेटिव है, बट फ़र्क क्या है कि ये उनकी एक हायर डिग्री है। रॉबरी अपने आप में कुछ नहीं है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का हायर डिग्री है, एग्रावेटेड फॉर्म है जिसे हम रॉबरी बोलते हैं। तभी आपकी बेयर एक्ट के पहली लाइन में क्या लिखा है, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, या थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा तभी रॉबरी हो सकती है, अदरवाइज रॉबरी नहीं हो सकती। क्लियर हुआ इतना? अब हम बात करेंगे कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा थेफ्ट रॉबरी कब बनता है, थेफ्ट कब रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक्सटॉर्शन रॉबरी में कब कन्वर्ट होता है। तो फिर से सबसे पहले हम सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 लेंगे, फिर हम एक एनालिटिकल दिमाग लगा के इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम डेफिनेशन रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक केस आपके पास ये है कि ए ने बी को बोला, जो कि बहुत फेमस इलस्ट्रेशन है हमारा, फिर भी मैं उसका एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। ए ने बी को बोला कि अगर तुमने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए तो मैं आपके अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश करा दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं ऐसा कर दूंगा, राइट। जैसे हमारे घर में सिबलिंग्स भी बोलते हैं कि अगर तूने मम्मा को ये बात बता दी तो मैं तेरी ये बात बता दूंगा, तो वही कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा ये महज एक्सटॉर्शन कहलाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, अगर तूने ऐसा नहीं करा तो मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। अब फेज 2 में आते हैं हम। अब एक सिचुएशन है, मान लीजिए ए के बेटे का बर्थडे है, ए के बेटे का बर्थडे है जिसका नाम है श्याम, ठीक है। अब उसने अपने बेटे के बर्थडे पे एक जोकर बुलाया है, ठीक है। एक जोकर आया है, वो बच्चों को हंसा रहा है, उन्हें उनके साथ गेम्स खेल रहा है, उन्हें एंजॉय करा रहा है बेसिकली। अब उस जोकर की एकदम से नीयत बदल गई, वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, वहाँ का क्राउड देख के कि भाई अच्छी पैसे वाली पार्टी है तो चलो कुछ फ़ायदा उठाया जाए। अब क्या करा उस जोकर ने, बच्चे के साथ, वो जिसका बर्थडे था शाम का, एक के बेटे शाम का जिसका बर्थडे था, खेलते खेलते उसे जैसे तैसे टेरेस पे ले गया, ठीक है। टेरेस पे ले जाते उसे गिराया नहीं, मतलब उसे मतलब ऐसा करा कि वो छत से लटक जाए और उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। अब जो उसका बेटा शाम है वो छत पे लटका हुआ है, हाथ किसने पकड़ा हुआ है, उसका जोकर ने पकड़ा हुआ है जो बच्चों को एंजॉय कराने आया था। अब बेचारा बच्चा ठहरा 10-11 साल का, वो कहाँ से अपने आप से कोशिश कर पाएगा कि इस जोकर से लड़ सके, ऊपर आ सके, ठीक है। अब उतनी देर में बस बच्चे के पेरेंट्स भी आ गए, शाम के पेरेंट्स भी आ गए, ए और बी। अब जो ए और बी आए तो जोकर कहता है, या तो आप मुझे अभी जो जितना भी ज्वेलरी आपने पहना और जितना भी कैश आपके पास है वो दे दो, वरना मैं आपके बेटे का हाथ छोड़ रहा हूँ और वो अभी नीचे गिर जाएगा, इंस्टेंट डेथ हो जाएगा आपके बेटे का, जो कि मुश्किल से 11-12 साल का है, राइट। तो ये सिचुएशन हमारा केस 2 था। अब पहले हमने पढ़ा जिसमें डिफॉर्मेशन स्टेटमेंट थी कि तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं ऐसा कर दूंगा। अब अगली सिचुएशन क्या है कि अगर आपने मुझे अभी के अभी सारी ज्वेलरी और पैसे नहीं दिए, वट एवर यू हैव राइट नाउ, तो मैं आपके बेटे का हाथ छोड़ दूंगा और वो इंस्टेंटली छत से गिर के मर जाएगा। ये भी एक्सटॉर्शन था, वो भी एक्सटॉर्शन है। फ़र्क क्या है, इस एक्सटॉर्शन में टाइम नहीं है, ऐसा करोगे तो वैसा करूँगा, टाइम नहीं है हमारे पास, इंस्टेंट है, बहुत इंस्टेंट है, अभी नहीं दिए पैसे ज्वेलरी तो अभी गिरा दो। तो इसलिए ये एक्सटॉर्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रॉबरी में हो गया। पर वो डिफॉर्मेशन वाला हमारा रॉबरी में कन्वर्ट नहीं था, क्योंकि एक टाइम था कि इतने टाइम में पैसे दे देना, ठीक है। तो वो हमारा महज एक्सटॉर्शन था। पर दूसरे केस में सिचुएशन 2 में वो एक्सटॉर्शन हमारा रॉबरी हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंट हर्ट है, इंस्टेंट डेथ है, फियर टू डेथ है, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन से रॉबरी में आ जाएगा। तो ये हमारी 2 सिचुएशंस थी। तो अगर अब हमने स्टोरी का तो फेस क्लियर कर लिया, हमें 2 सिचुएशन से समझ आ गया कि एक्सटॉर्शन क्या है और एक्सटॉर्शन से रॉबरी में वो कब कन्वर्ट होता है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की बाय यूजिंग आवर एनालिटिकल स्किल्स। सो चलो देखते हैं। देखिए, एक्सटॉर्शन रॉबरी में कैसे बदलता है, एक्सटॉर्शन प्लस एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस। अब इसमें भी क्या आएगा, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ।
तो सेम वही चीज़ें है, पर फ़र्क क्या है, ऊपर थेफ्ट प्लस एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस था, नीचे एक्सटॉर्शन प्लस एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस है। इसलिए हमारा थेफ्ट हमें पता होना चाहिए, हमें एक्सटॉर्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए, तभी तो हमें रॉबरी पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ते हैं एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death underlying or of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by putting in fear induce the person so put in fear then and there to deliver up द थिंग एक्सटॉर्टेड। मैं उस बंदे की जान को लेके खतरा दिखा रही हूँ, या फिर कोई डियर वन या नियर वन की जान को लेके उसे डरा रही हूँ या खतरा दिखाती हूँ, तो वो हमारा एक्सटॉर्शन हो जाता है। ये हमें पता था, वही चीज़ इसमें लिखी है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था बर्थडे पार्टी का, कि ए का बेटा कौन था, शाम, जिसे छत से लटका दिया था किसने, जोकर ने। अब मैंने ए को तो नहीं डराया, उसकी तो लाइफ पे क्वेश्चन नहीं था, किसकी लाइफ पे क्वेश्चन था, फियर ऑफ डेथ में कौन था, ए का बेटा शाम। तो हमारा तब ये क्या हुआ था, एक्सटॉर्शन से रॉबरी बन गया था। करेक्ट, तो वही आपका ये कह रहे हैं। तो एक्सटॉर्शन कब हमारा रॉबरी हो जाता है, जब एक बंदे की प्रेजेंस में हम उसे डराते हैं उसकी जान को लेके, या उसे इंस्टेंट हर्ट को लेके, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन को लेके, या फिर उससे किसी डियर वन या नियर वन को। ठीक है, सो यहाँ पे आप अंडरलाइन करिए इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन। ठीक है, और थेफ्ट में अंडरलाइन करिए सेकेंड लाइन जो लिखी है, इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन थी। और बिल्कुल भूलना नहीं है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का कौन सा सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करेंगे। इलस्ट्रेशन देखते हैं अभी हम। इलस्ट्रेशन बी देखिए, ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड्स जेड्स पर्स। जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स। Here A has extorted the purse from Z by putting him in fear of instant hurt, and being at the time of committing the extortion in his presence, A has therefore committed robbery. अब A ने रॉबरी कैसे कमिट करा, A ने डराया, पर क्या कैसे डराया, प्रेजेंस में डराया। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे भी क्या था, ए ने पहले जेड को, हाई रोड मतलब हाईवे होता है, ए ने जेड को हाईवे पे डराया पिस्टल दिखा के, डिमांड करके मुझे ये पर्स अभी दे दो। जेड इन कॉन्सिक्वेंस, जेड डर गया क्योंकि वक्त था क्या, ए ने ऐसा बोला कि पर्स मुझे कल देगा, तो मतलब पर्स मुझे अभी दे दे वरना गोली मैं कल मारूंगा, ऐसा नहीं था। या अभी पर्स दो या अभी गोली खा लो, सिचुएशन बिल्कुल ऑन द स्पॉट वाला था। ठीक है, जो हमने अभी अपना खुद के एक एग्जाम्पल में समझा था, वही लिखा है यहाँ पे। ए ने जेड को हाईवे पे पिस्टल दिखाई और कहा मुझे अपना पर्स दे दो। जेड ने डर के अपना पर्स सरेंडर कर दिया। ए ने जेड को एक्सटॉर्ट करा, कैसे, क्योंकि उसे इंस्टेंट हर्ट में डाल दिया था। कहाँ, जेड को क्या खतरा था, इंस्टेंट हर्ट का खतरा था, फियर ऑफ डेथ था उसे। ठीक है, इंस्टेंटली एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, जब वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा था, इन हिज प्रेजेंस, वहाँ पे ए भी मौजूद था, जेड भी मौजूद था। ठीक है, अभी उस एग्जाम्पल की तरह नहीं कि मैं फोन करके जेड को बोल रही हूँ कि तुमने 10,000 रुपये नहीं दिए तो मैं डिफामेटरी स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट पब्लिश करा दूंगी। यहाँ पे देखो प्रेजेंस नहीं था। ठीक है, बट जब आपका रॉबरी कमिट होता है तो वहाँ पे प्रेजेंस होता ही होता है। जब आपका एक्सटॉर्शन से रॉबरी में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे प्रेजेंस होगी ही होगी जो आपको एक्सटॉर्ट करे उस पर्सन की। ठीक है, सो ए ने क्या कमिट करा, रॉबरी। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे देखिए कभी वक्त नहीं मिलता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये, और अक्सर आपके ये सिविल एग्जामिनेशन में, जुडिशियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन देख के क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता कि भाई ये एक्सटॉर्शन का है या एक्सटॉर्शन से रॉबरी में कन्वर्ट हो गया तो ये रॉबरी का है। हमेशा देखो कि वहाँ पे इंस्टेंटली है क्या, मतलब वक्त नहीं है, अभी अभी मतलब निपटारा करने वाली बात है तो वो रॉबरी है, और अगर वक्त है, सोचने करने का टाइम है तो वो एक्सटॉर्शन है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आप लोग को क्लियर हो। अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। अब आगे हम अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर रॉबरी, सेक्शन 392। देखते हैं पनिशमेंट क्या है। Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment
for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if the robbery is committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 years. पहली बात तो उसने क्या किया कि रॉबरी शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट. रॉबरी में जो आपको पनिशमेंट होगी वो 100% रिगरस होगी. रिगरस इम्प्रिजनमेंट कौन सी होती है? जिसमें आपसे कोई मिलने जुलने आना आपके किसी भी घर वाले को अलाउड नहीं होता. नो फोन कॉल्स, नो इंटरेक्शन विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो दैट इज रिगरस पनिशमेंट. बहुत ही घातक पनिशमेंट आप कह सकते हो, इम्प्रिजनमेंट सॉरी. तो वो कितने साल की हो सकती है? 10 साल की अगर आपने नॉर्मल रॉबरी कमिट करा है. ठीक, और अगर आपने ये हाईवे पे करा, जो कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर बी में पढ़ा था कि ए ने जेड को डराया. कहाँ पे डराया था ए ने जेड को? हाई रोड पे. हाई रोड इज व्हाट? हाईवे. ठीक है, और वो सनसेट और सनराइज के बीच का टाइम था, तो आपको पनिशमेंट हो सकती है 14 ईयर्स की. क्या हो सकती है पनिशमेंट? 14 ईयर्स की. किस केस में होगी? हाईवे के केस में होगी. नॉर्मल अगर आपने ऐसी कहीं सड़क पे, जैसे चेन स्नैचिंग का केस अभी बताया आप लोग को, अगर ऐसा कोई आपने रॉबरी कमिट करा तो उसमें आपको 10 ईयर्स का पनिशमेंट होगा. ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि सेक्शन 2C CRPC में मेंशन है. करेक्ट. नॉन बेलेबल ऑफेंस है. मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास में ट्रायबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल है. तो आई थिंक ये क्लियर है हमारा कि 392 में पनिशमेंट है, 390 में रॉबरी है. कब थेफ्ट हमारा रॉबरी बन जाता है, कब एक्सटॉर्शन हमारा रॉबरी बन जाता है. ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द सेशन. अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा ये ऑडियो लेक्चर. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी. And I'm repeating again, if you people encounter with any sort of query, doubt, just write it down in the comment section. I will definitely answer that.